चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम भारतीय अनुसूची के बारे में बताने वाले हैं। भारतीय अनुसूची कितने हैं और कौन सा अनुसूची हमें क्या बताता है और किस चीज़ का अधिकार देता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम A to Z अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास क्या है? भारतीय अनुसूची। तो आज हम लोग जानेंगे भारतीय अनुसूची। देखिए, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस समय भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितना हो गई है? तो अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। समझ में आ गया? चलिए अब एक एक करके अनुसूची के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम अनुसूची हमें क्या बताता है? तो प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को हम शॉर्टकट में यूटी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं। तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्रफल के बारे में हमको जानकारी कौन सा अनुसूची देता है? तो प्रथम अनुसूची हमें देता है। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल संबंधित अगर जानकारी जानना है, क्षेत्रफल या नाम का जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो कौन सा अनुसूची देखेंगे? तो प्रथम अनुसूची देखेंगे। जैसे बिहार है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार के क्षेत्रफल संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो प्रथम अनुसूची में है। किसी भी राज्य का, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8 है। देखिए, 2019 में भारतीय राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है ना राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब एक राज्य का दर्जा जब खत्म हो गया तो 29 से क्या हो गया? 28 हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश पहले था 8, और जो जम्मू कश्मीर था उसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो 7 अब प्लस 2 कितना हो गया? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाना चाहिए। लेकिन दमन एवं दीव, ये दोनों को जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए 2 को जोड़ करके एक केंद्र शासित बना दिया गया, तो 7 और 1 कितना हो गया? तो 8 हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रथम अनुसूची हमें क्या बताता है? तो प्रथम अनुसूची हमें राज्यों के नाम और क्षेत्रफल संबंधित जानकारी हमें प्रदान करता है। तो प्रथम अनुसूची जान के अब चलते हैं द्वितीय अनुसूची देखते हैं। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची हमें क्या बताता है? तो द्वितीय अनुसूची से हमें वेतन भत्ता और पेंशन की जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय अनुसूची से क्या? तो वेतन भत्ता और पेंशन, वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। अगर आपसे कहे कि वेतन की जानकारी और पेंशन की जानकारी किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। राष्ट्रपति का वेतन द्वितीय अनुसूची, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल, इस सभी का वेतन की जानकारी
किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तो बताए हैं कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, इस सभी के सभी से, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, इस सभी का वेतन की चर्चा किस में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा कहीं नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो सभापति के वेतन की चर्चा किस में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा नहीं है द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख है। उपराष्ट्रपति जो है इनका वेतन की चर्चा नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनका वेतन कितना है? तो 4 लाख है। कितना है? तो 4 लाख है। राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल का वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, इनका कितना है? तो 4 लाख है। उपाध्यक्ष का कितना है? तो 3.5 लाख है। राज्यसभा के सभापति वहीं उपराष्ट्रपति, इनका कितना है? तो 4 लाख है। उपसभापति कितना है? 3.5 लाख है। तो समझ में आया। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है राज्य के खजाना से मिलता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कह सकते हैं कि राज्य के खजाना से दिया जाता है। लेकिन इनका पेंशन जो है, इनका पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो केंद्र के खजाना से दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है, इनका वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जिस राज्य के वह न्यायाधीश है उस राज्य के खजाना से दिया जाएगा वेतन। लेकिन पेंशन का जब बात आएगा तो पेंशन केंद्र के खजाना से दिया जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश का। तो यहाँ पे भी समझ में आ गया, द्वितीय अनुसूची समझ में आ गया। द्वितीय अनुसूची में क्या बताता है? तब वेतन भत्ता और पेंशन की जानकारी देता है। अब हम जानते हैं तृतीय अनुसूची, यानी कि तीसरा अनुसूची हमें क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अनुसूची हमें शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। शपथ ग्रहण के बारे में बताता है तीसरा अनुसूची। लेकिन तीसरा अनुसूची में किसका शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है? तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है। और राज्यपाल जो होते हैं, ये समझिए राष्ट्रपति जो है पूरे देश का राष्ट्रपति होते हैं, और राज्यपाल जो है ये भी कह सकते हैं कि राज्य का एक राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों लोगों के जो शपथ ग्रहण की चर्चा है तीसरा अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति के कितना है? तो उपराष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 69 में है। और राज्यपाल के जो शपथ ग्रहण की चर्चा है 159 में है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा अनुसूची हमें क्या बताता है? तो शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तीसरा अनुसूची में किसका शपथ ग्रहण? तो संसद हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, टेस्ट और वगैरह वगैरह हो सकते हैं। समझ में आया? लेकिन ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की चर्चा किस अनुसूची में है? तो किसी भी अनुसूची में नहीं है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा किसी भी अनुसूची में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान जाते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है?
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं किसका शपथ? तो राष्ट्रपति का। और राज्यपाल का, तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के, जिस राज्य के राज्यपाल हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या दिलाएंगे? तो राज्यपाल के शपथ दिलाएंगे। समझ में आया? और उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं, राष्ट्रपति साहब। समझ में आया? और प्रधानमंत्री जो होते हैं, और प्रधानमंत्री के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद, उनका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के जो मंत्री होते हैं, इनका शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। तब को समझ में आया? तो तीसरा अनुसूची हमें शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी देता है। तीसरा अनुसूची में 3 लोगों के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में है, राज्यपाल के जो शपथ ग्रहण की चर्चा है 159 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा 69 में है। समझ में आया? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का शपथ ग्रहण हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनके, वो उसका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री या मंत्री का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। और एक और जान जाइए कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं 543, मतलब जो निर्वाचित हुए हैं, जो मंत्री नहीं, अगर मंत्री बन गए हैं तो उनका शपथ तो राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे, लेकिन जो मंत्री नहीं बने हैं तो उनका शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है शपथ। किसका? तो जो निर्वाचित लोकसभा के जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका। समझ में आ गया? चलिए अब चौथा अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची हमें क्या बताता है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के विषय में बताता है। राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बताता है कि इस राज्य का इतना राज्यसभा का सीट है, इस राज्य का इतना राज्यसभा का सीट है। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 31 है। और अपना बिहार का राज्यसभा का सीट कितना है बिहार में? तो 16 है। तो समझ में आ गया कि चौथा अनुसूची हमें क्या बताता है? तो राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के विषय में बताता है। तो यूपी में कितना है राज्यसभा का सीट? 31। बिहार में कितना है? 16। अगर राज्यसभा का सीट जानना है कि किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट है, तो हम किस अनुसूची को देखेंगे? तो चौथा अनुसूची को देखेंगे। समझ में आया? अब चलते हैं पांचवा अनुसूची। पांचवी अनुसूची हमें क्या बताता है? तो पांचवी अनुसूची SC/ST के जो क्षेत्र हैं, SC/ST के क्षेत्र में शासन प्रशासन कैसे चलेगा इसके बारे में बताता है। SC/ST जो क्षेत्र हैं वहाँ पे शासन प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में बताता है। और ये भी बताता है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी SC/ST के क्षेत्र में जो शासन प्रशासन जो चलाया जाएगा वो किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। तो समझ में आया? तो पांचवा अनुसूची हमें क्या बताता है? तो SC/ST के लिए विशेष प्रावधान जो है उसके बारे में बताता है। क्या क्या विशेष प्रावधान होना चाहिए, शासन प्रशासन वहाँ पे क्या होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कौन बताता है अनुसूची? तो पांचवा अनुसूची जानकारी देता है। समझ में आ गया पांचवा अनुसूची? अब चलिए अगला अनुसूची, छठा अनुसूची देखते हैं।
छठी अनुसूची हमें क्या बताता है, तो पूर्वोत्तर राज्य हम जानते हैं जिसको सेवन सिस्टर हम कह सकते हैं, उधर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जिसमें के 4 राज्य के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा कह सकते हैं। छठी अनुसूची हमें पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के विशेष प्रावधान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करता है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य के लिए विशेष प्रावधान के बारे में जानकारी देता है, तो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखिए ये भूल जाता है आदमी, तो इसका एक ट्रिक बनाए हैं। इसका ट्रिक क्या है, आम मित्र नहीं, लोग कहता है कि आम बात है, वैसे ही आम मित्र है। आम से आ से हो जाएगा आसाम, म से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। इसको याद रखिएगा। तो छठी अनुसूची में कितने राज्यों के जिक्र है, तो 4 राज्य। कौन कौन, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, आम मित्र। छठा अनुसूची भी देख लिए। अब चलते हैं 7वां अनुसूची देखते हैं। सातवीं अनुसूची हमें क्या बताता है, तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, किसके पास कौन सी शक्ति होनी चाहिए, किस पर कानून केंद्र बनाएगा और किस पर कानून जो है राज्य बनाएगा, इसके बारे में बताता है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची में हमें क्या जानकारी देता है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे कैसे होना चाहिए, केंद्र किस पर कानून बनाएगा, राज्य किस पर कानून बनाएगा और केंद्र और राज्य दोनों किस पर कानून बना सकता है। इसके लिए 3 सूची इसमें रखा गया है। 1 नंबर सूची है संघ सूची, 2 नंबर में है राज्य सूची, 3 नंबर में है समवर्ती सूची। अब देखिए संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आएगा उस पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा यानी केंद्र सरकार। राज्य के अंतर्गत जो विषय आएगा उस पर कानून कौन बनाएगा, तो राज्य विधानमंडल बनाएगा यानी कि राज्य सरकार बनाएगा। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आएगा इस पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर दोनों कानून बना सकता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इस पर एग्जाम्पल और इसमें कौन सी सूची में कितने विषय हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला सूची है संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद। आपको पता होना चाहिए कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा आता है और राष्ट्रपति आते हैं। ये तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, तो संसद बोलते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएगा इस पर कानून कौन बनाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगा। संघ सूची के अंतर्गत विषय जो हैं, विषय पहले 97 थी और अभी संघ सूची के अंतर्गत विषय कितने हो गई है, तभी 100 हो गई है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है, तो 100 विषय हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं काम करने के लिए, तो 100 विषय हैं। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल आपको दे दें, जैसे डिफेंस हो गया, रक्षा, विदेश सेवा, जिसे बंदरगाह,
और भी बहुत सारा है। कितने हैं? तो 100 तरह के हैं विषय। इस सब पर कानून, इस सब पर काम कौन करेगा? तो संघ सूची करेगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं राज्य सूची देखते हैं। 2 नंबर में है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। जैसे संसद होता है वैसे ही राज्य विधानमंडल होता है। ठीक है। अब देखिए, इस पर तो समझ गए कि राज्य विधानमंडल इस पर कानून बनाएगा। और इसमें विषय कितने हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत पहले विषय कितना थी? तो 66। अभी वर्तमान समय में 5 को जो है ना घटा दिया गया है, और 5 विषय को घटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। तो 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 61 विषय बचेगा। अब राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय बचे हुए हैं? तो 61 विषय बचे हुए हैं। तब से क्वेश्चन करेगा राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं? तो 61 विषय है। 5 जो विषय को हटाया गया और समवर्ती सूची में जोड़ा गया, ये कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तब 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? तो समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इस पर जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, इस पर कौन कौन आएगा? तो कृषि संबंधित विषय किसका है? तो राज्य सरकार का है, यानी कृषि राज्य के अंतर्गत आता है। पुलिस प्रशासन जो हो गया वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन हो गया, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह का कितने हैं विषय? तो 61 विषय हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य विधानमंडल बनाएंगे। समझ में आया? अब चलते हैं समवर्ती सूची। 3 नंबर में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? तो 47 पहले थी, अभी 5 को जोड़ दिया गया है। बताया ना कि राज्य सूची में पहले 66 था, 5 कम कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और उस 5 को ला करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अब इसमें 5 को जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। समझ में आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है काम कौन कौन करेगा? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर सकता है। कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बनाएगा। समझ आ गया? जैसे इसमें कौन कौन विषय आएगा? इसमें लिख सकते हैं कि राज्य और केंद्र, इसमें दोनों इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे विवाह संबंधित अगर कानून बनाना है, कानून लाना है, तो इस पर केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बना सकता है। तलाक संबंधित अगर कोई कानून लाना है तो राज्य सरकार भी ला सकता है और केंद्र सरकार भी ला सकता है। शिक्षा संबंधित यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। वन या वन्यजीव, ये भी राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आता है। इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। तो समझ में आ गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय कितने हैं? 52 है। इस पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन या वन्यजीव किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समझ गए? 7 अनुसूची आप लोगों को बता दिया गया। अब 8वीं अनुसूची हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए 8वीं अनुसूची क्या कहता है। अब 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में किसका जिक्र है? तो राजभाषा, राजभाषा। 8वीं अनुसूची हमें राजभाषा के बारे में जानकारी देता है। किस राज्य की क्या राजभाषा है, अगर हमको जानना होगा तो कौन सा अनुसूची देखेंगे? तो 8वां अनुसूची देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप जान जाइए कि हिंदी जो है,
इसको बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है ये क्या है, तो राजभाषा है। कौन सा भाषा है, तो राजभाषा है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने राजभाषा का जिक्र है? तब पहले जब मूल संविधान जब तैयार हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने राजभाषा को शामिल किया गया था, तो 14। आगे चल कर के संविधान संशोधन करके इसमें और 8 राजभाषा को जोड़ दिया गया और वर्तमान समय में अभी राजभाषा की संख्या कितना हो गया है, तो 22 हो गया है। तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि भारतीय संविधान में कितने राजभाषा का जिक्र है, तो 22 राजभाषा। किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। अब देखिए एक एक करके हम जानेंगे कि जो मूल संविधान था उसमें 14 राजभाषा कौन कौन था। तो चलिए याद कर लेते हैं थोड़ा उसको। पहले 14 राजभाषा के जानेंगे, फिर 8 राजभाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है उसको देखेंगे। तो देखिए 14 राजभाषा कौन कौन था, तो पहले याद करने का ट्रिक देखिए। पहले तो हो गया आपका हिंदी, और जानते हैं कि हिंदी से कनेक्टेड है हिंदी, संस्कृत और उर्दू। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और ऊपर से आइए तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, पंजाब राज है तो हो जाएगा पंजाबी। उसके बाद कौन आता है, तो राजस्थान है, तो राजस्थान से बन जाएगा राजस्थानी, ये भी क्या है, तो राजभाषा है। राजस्थान के बाद क्या है, तो गुजरात है, तो गुजरात से क्या बन जाएगा, गुजराती। गुजरात के बाद क्या है, तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कौन सी राजभाषा है, तो मराठी, महाराष्ट्र से मराठी। महाराष्ट्र के बाद क्या है, तो कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु, तो वहाँ पे कौन सी राजभाषा, तमिल। तमिल के बाद कौन सा हो जाएगा, तेलुगु। उसके बाद बंगाली, बंगाली। उसके बाद उड़िया। उसके बाद असमिया, असमिया। उसके बाद मलयालम, मलयालम, मलयालम। ठीक है, ये 14 हो गया राजभाषा। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया और मलयालम। 14 राजभाषा हो गया। और 8 राजभाषा को कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो 15वां राजभाषा, 15वां राजभाषा जो है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी को, सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह सिंधी जो है भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो पंजाब, पंजाब और गुजरात में, पंजाब और गुजरात में जो है सिंधी भाषा को बोली जाती है। तो 15वां राजभाषा कौन है, तो सिंधी है। अब देखिए आगे 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 3 राजभाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, तो एक में है नेपाली, नेपाली। ये कहाँ पे बोला जाता है, तो सिक्किम में बोला जाता है, ये सिक्किम का है राजभाषा, सिक्किम। उसके बाद है नेपाली, दूसरी का है मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का राजभाषा है, तो मणिपुर का है, मणिपुर का है। उसके बाद है कोकनी, कोकनी, कोकनी कहाँ का है, तो गोवा का है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 15 से कितना हो गया, 3 जोड़ देंगे तो 18 हो गया, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। इसका ट्रिक है याद करने का, नमक। ठीक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी या क से कोकनी। चलिए 18 राजभाषा हो गया। 4 राजभाषा और देखते हैं। उसके बाद
92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया। 18 हो गया था, तो 18 से कितना हो जाएगा? 18 4 22 हो गया। कौन कौन है? तो एक है बोडो। बोडो ये कहाँ का है? तो असम का बोडो। 2 में है डोगरी। डोगरी ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। 3 में मैथिली। मैथिली कहाँ का है? तो बिहार का है। और 4 में है संथाली। संथाली। संथाली कहाँ का है? तो झारखंड का है। झारखंड का है। 18 को पहले था, 4 को यहाँ, कितना हो गया? 22। तब 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। 8 अनुसूची तो देख लिए, अब 9वां अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है तो 9वीं अनुसूची के बारे में हम जानते हैं। 9वीं अनुसूची में जो है किसकी चर्चा है? तो भूमि सुधार की चर्चा है। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं था, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो 9वीं अनुसूची में किसका चर्चा है? तो भूमि सुधार। भूमि सुधार की चर्चा किसमें है? तो 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तब प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो समझ में आ गया कि 9वीं अनुसूची हमें क्या जानकारी देता है? तो भूमि सुधार की जानकारी देता है। कब जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र है, किसकी चर्चा है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम की चर्चा किसमें है? तो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? तो दल बदल अधिनियम का जिक्र है। जब दल बदल अधिनियम जब आया उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि प्रधानमंत्री 1985 में जब ये लागू हुआ, इस समय कौन थे? तो राजीव गांधी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए बता देते हैं आपको। 10वीं अनुसूची कब लागू हुआ? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अब चलिए 11वां अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है हमें किसका जिक्र है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किसमें है? तो 11वीं अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें किसका जिक्र है? पंचायती राज का। इसमें कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो 29 विषय को शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो 29 विषय। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय को रखा गया है? तो 29 विषय को रखा गया है। ठीक है, समझ में आएगा। और 11वीं अनुसूची जब लागू हुआ, 11वीं अनुसूची जब आया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव। इनको 2024 में क्या दिया गया है? तो भारत रत्न दिया गया है। याद रखिएगा, 5 लोगों को भारत रत्न इस साल दिया गया है। अब 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? तो 12वीं अनुसूची में हमें नगर पालिका या नगर निगम नगर निगम 11वीं अनुसूची में बता दिए हैं आपको पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर निगम। इसको कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको भी जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची में काम करने के लिए कितने विषय रखा गया है? तो इसमें जो है 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव ही थे। पीवी नरसिम्हा राव थे। समझ में आ गया। तो आपको 1 से लेके 12 तक अनुसूची आपको बता दिए हैं। जहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जब भी हम यहाँ से डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और उसको जल्दी से जल्दी आप देख सकें। इस सब चीज़ों को आप नोट करते चलिए और इसका डेली बेसिस पर आप इसका रिवीजन भी करते चलिए, बहुत आपको फ़ायदा करेगा। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी टॉपिक हम न छोड़ें। चलिए, धन्यवाद। अगला फिर टॉपिक लेकर के आएंगे।